अरे संदीप, तुम्हारी बहन निधि के सास ससुर की 40वीं सालगिरह है। दामाद जी का फोन था, हमें भी बुलाया है। तुम्हारे पापा तो जाने से मना कर रहे हैं। ऐसा करो, तुम अपनी और मेरी टिकट करवा लो। निधि के सास ससुर को अच्छा सा उपहार देना होगा और निधि, दामाद जी और बच्चों का कपड़े और शगुन का लिफाफा भी करना पड़ेगा। उसकी जेठानी के बच्चों को भी देना पड़ेगा। कांता जी ने अपने बड़े बेटे संदीप से कहा, माँ, इस बार आप मनीष के साथ चली जाइए निधि के ससुराल। मनीष के यहाँ से मात्र 4 घंटे लगेंगे। अभी घर में रेनोवेशन का काम हुआ है, कमरों में एसी लगवाया है, आपके दांतों का ट्रीटमेंट हुआ है। 4-5 महीनों में मेरा बहुत खर्चा हो गया है। आने जाने देने लेने में काफी खर्च हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, मैं आपकी मनीष के घर तक की टिकट करवा देता हूँ। आप मनीष और पायल के साथ निधि के ससुराल हो आना। इसी बहाने आपका थोड़े दिन मनीष के घर भी रुकना हो जाएगा। मनीष से कहकर लेने देने के सामान की व्यवस्था करा लेना। संदीप ने माँ को सुझाव दिया। तुम घर के बड़े बेटे हो, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हो। एक ही तो बहन है तुम्हारी, उसको भी देने का मन नहीं करता तुम्हारा। और वैसे भी मनीष अभी छोटा है, उसे व्यवहार नहीं समझता। कांता जी बोली, आप जिम्मेदारी दोगी तभी तो वो सीखेगा। छोटा थोड़े ना है वो, 2 बच्चों का बाप बन गया है। संदीप बोला, अब माँ की बात को भी काटने लगा है। मैंने कहा ना, टिकट और लेने देने की व्यवस्था कर लेना। कांता जी ने अब की बार कुछ तेज स्वर में कहा। फिर क्या था, जो हमेशा से होता आया है वही हुआ। संदीप ने एक बार फिर से बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए अपनी माँ के आदेश का पालन किया। कांता जी और आदेश जी के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी निधि की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा संदीप, बहू सुषमा और उनके 2 बच्चे, बेटा 17 साल का और बेटी 14 साल की। बड़े बेटा बहू माता पिता के साथ रहते थे। अपना घर बनाने में संदीप को 5 लाख रुपए उसके पिता आदेश जी ने दिए थे। बस यही 5 लाख का बोझ वो पिछले कई सालों से उठा रहा है। संदीप एक आदर्श भाई व आदर्श बेटा था। अपने से छोटों के लिए, बड़ों के लिए वो अपना सब कुछ लुटा देता। फिर भी उसके ऊपर कुछ नहीं करने का आरोप लगाया जाता। पर वो अपने परिवार को खुश रखना चाहता था। इसके लिए उसे अपने पत्नी बच्चों का मन भी मारना पड़ता। वहीं छोटा बेटा मनीष प्राइवेट जॉब करता था। अपनी जॉब के चलते वो अलग शहर में गृहस्थी बसाए हुए था। साल में 1-2 बार परिवार सहित घर आता। माँ बाप के स्वास्थ्य की चिंता करता, उनके आराम के बारे में पूछता कि बड़े भाई भाभी उनका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं या नहीं। छोटी बहू भी सास के पैर दबाती, मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में करती। पर छोटा बेटा बहू ना तो माँ बाप को कुछ दिन रहने के लिए अपने घर बुलाते, न ही किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग करते। बड़ा भाई संदीप छोटे भाई से मदद भी मांगता तो छोटे भाई के पास कोई न कोई बहाना तैयार रहता। कुछ दिनों बाद बड़ी बहू सुषमा कांता जी से कहती है, माँ जी, हमारा मेरी बहन के परिवार के साथ मुंबई, लोनावला, खंडाला जाने का प्रोग्राम बन रहा है। बेटे आरव की 12th की परीक्षा खत्म होने के बाद का टिकट करवा लेंगे, फिर वो अपने कॉलेज में व्यस्त हो जाएगा और बेटी अपनी 10th बोर्ड की तैयारी में। काफी समय से हम बहनों का मिलना भी नहीं हुआ है। सुषमा ने खुशी खुशी सब अपनी सास को बता दिया। कांता जी ने कुछ नहीं कहा। जाने के ठीक हफ्ते भर पहले कांता जी कहती है, बेटा संदीप, तुम्हारी मौसी अगले हफ्ते कुछ दिनों के लिए हमारे घर रुकने आने वाली है, इसलिए तुम लोग अपना घूमने का प्रोग्राम फिर कभी बना लेना। माँ जी, आपको तो पहले से ही हमारे प्रोग्राम का पता था। आप मौसी जी से कह सकती थी कि हमारे आने के बाद आए। बीच में ही सुषमा बोली, ऐसे कैसे अपनी बहन को आने से मना करती? तुम लोग नहीं रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? कांता जी बोली। उन्हें लगा कि हर बार की तरह इस बार भी बेटा बहू अपनी इच्छा को मार देंगे। माँ जी, मैं खाना बनाने वाले का इंतजाम करके जाऊंगी। वैसे भी किसी मेहमान के आने पर आप ही उन्हें घुमाने ले जाती है। मुझे तो हर वक्त घर में रहकर खाना बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसलिए मेरा यहाँ रहना या ना रहना एक बराबर है। अभी तक जैसा आप लोगों ने कहा मैंने मान लिया। खुद के लिए कैसे जीते हैं मुझे पता ही नहीं था। 22 साल की थी जब मैं इस घर में बहू बनकर आई। आते ही मुझ पर घर की सारी जिम्मेदारी डाल दी। साड़ी पहनना अनिवार्य कर दिया। मेहमानों को तो छोड़ो, माता पिता के आने पर भी उनके पास 2 घड़ी बैठ नहीं पाती थी। सुबह से रात रसोई में ही बिताई है मैंने। घर के किसी भी निर्णय में मुझे शामिल नहीं किया जाता था। आज उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपने तरीके से अपनी खुशियों के लिए जीना चाहती हूँ। मैं हर बार समझौता नहीं कर सकती। आज मेरे पास फोन है,
लेकिन बात करने के लिए मेरी माँ नहीं है। उन दिनों को मैं कभी नहीं भूल सकती जब मुझे चुपके से मायके फोन करना पड़ता था, क्योंकि फोन करने की परमिशन आप लोगों से लेनी पड़ती थी। चुपके से मायके फोन लगाती थी, तब भी पता चलने पर आप 2 बातें सुना ही देती थी। आज समय है, सुविधा है, लेकिन मेरी माँ नहीं है मेरी बात सुनने को। मेरी छोटी बहन अपनी दीदी यानी मेरे घर कुछ दिनों के लिए आना चाहती थी, मुझसे मिलना चाहती थी, तब भी आप लोगों ने उसे बुलाने से मना कर दिया। मेरे पति ने भी मेरा साथ नहीं दिया, बस घर के बड़े बेटे बनकर रह गए। इतने सालों की टीस मेरे भीतर है, उसे शायद आप लोग नहीं समझ सकते। तब मैंने आपसे कहा था, देवरानी पायल के घर तो हर 6 महीने में उसके मायके से कोई ना कोई आता है। तब आपने कहा था वो अकेली रहती है ना, सास ससुर के साथ नहीं रहती। इसका मतलब मुझे सास ससुर के साथ रहने की सजा मिल रही है। जब मैंने अपने पति का सहयोग करने और अपनी काबिलियत का उपयोग करने के लिए सिलाई का काम चालू किया, तब भी आपने किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया। उल्टा मुझे घर के नए नए कामों में और अपनी सेवा चाकरी में उलझाती रही। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती, झटपट सारे घर के काम निपटाती, ताकि मुझे अपने शौक के लिए थोड़ा समय मिल सके और 2 पैसे भी कमा सकूं। पर इस बात से भी आपको जलन महसूस होने लगी। आपने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, बल्कि मेरे रास्ते में रुकावटें डाली, घर में कलह का वातावरण बनाया। तब मेरे पति सिर्फ घर का बड़ा बेटा बनकर रह गए, मेरा साथ नहीं दिया। काम छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था आपने। खैर, पुरानी बातें जाने दीजिए। आप ऐसा भी कर सकती हैं, आप और पापा जी देवर जी के यहाँ चले जाइए, वहीं मौसी जी को भी बुला लीजिएगा। मौसी जी को देवर जी के यहाँ पहुंचने में मात्र 2-3 घंटे लगेंगे। सुषमा बोली। हाँ माँ, पहली बार हम लोगों का प्रोग्राम बना है सुषमा के मायके वालों के साथ। बच्चे भी बहुत खुश हैं। इस बार मैं प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकता। संदीप बोला। तुम्हें 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया है, तुम्हारा घर बनाने में मदद की, और आज तुम ही अपनी माँ को आंखें दिखा रहे हो। कांता जी ने इमोशनल ड्रामा किया। माँ, जैसे मैं आपका बेटा हूँ, वैसे ही मनीष भी तो आपका बेटा ही है। उसे भी तो कुछ जिम्मेदारियां दीजिए। वो तो अपने परिवार के साथ साल में 2-3 बार घूमने जाता है। हर शनिवार रविवार तो छोटी मोटी आउटिंग हो ही जाती है उनकी। मुझे भी अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचने दीजिए। क्या मैं अपने परिवार को शादी के इतने सालों बाद भी इतनी सी खुशी नहीं दे सकता? मुझे बड़ा बेटा होने की सजा मत दीजिए, मुझे बंधुआ मजदूर बनाकर ना रखे। संदीप ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा। कांता जी ने अपने बड़े बेटा बहू की शिकायत अपनी बहन से की। अरे, आजकल के सब रिश्ते मतलब के हो गए हैं। बीवी और उसके मायके वालों के आगे मेरा बेटा अपनी माँ को भूल गया। मुझसे कह रहा है, छोटे बेटे के घर चले जाओ। माँ की बात का तो जैसे कोई मोल ही नहीं रहा। बात की गहराई को समझते हुए गीता मौसी ने कहा, इसमें गलत क्या है? बड़े बेटा बहू की शादी को 20 साल हो गए हैं। अब अगर वो अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या घर के बड़े बेटा बहू को अपने लिए जीने का अधिकार नहीं है? दिन रात एक सी जिंदगी जीकर वो बोर नहीं हो जाते होंगे? वही सारी जिम्मेदारी रिश्तेदारी क्यों निभाएं? आज तक उन्होंने तुम्हारी हर बात में हाँ में हाँ मिलाई है, चाहे वो बात मानने लायक हो या ना हो। क्या ये सही है कि एक बेटा सारी जिम्मेदारी उठाए और दूसरा बेटा सिर्फ जमा पूंजी इकट्ठा करता जाए, सिर्फ अपनी मौज की जिंदगी जिए? अरे, तू तो किस्मत वाली है कि तुझे समझदार बड़ी बहू मिली। सास ससुर की माता पिता समान इज्जत करती है, मान देती है, सेवा करती है। तेरे बड़े बेटे ने तो सिर्फ जिम्मेदारियां ही उठाई है। अब उसे थोड़ा मुक्त कर। छोटे बेटे बहू को भी जिम्मेदार बना। तो तय हुआ, अब हम तेरे छोटे बेटे मनीष के घर मिलते हैं। गीता मौसी ने फोन पर कांता जी से कहा। कांता जी और आदेश जी बड़े बेटा बहू के जाने से पहले ही छोटे बेटे के घर पहुंच गए। छोटे बेटे के घर तो पूरा माहौल ही अलग था। छोटी बहू पायल ने सूट पहन रखा था। एक कामवाली घर की साफ सफाई कर रही थी, दूसरी रसोई में सब्जी काट रही थी। ये क्या बहू, तुम हमें कामवाली के हाथों का बना खाना खिलाओगी? हम नहीं खाने वाले, कांता जी ने मुंह बनाते हुए कहा। माँ जी, मेरी आदत नहीं है इतने सब लोगों का काम करने की। मैं सिर्फ खाना बनाने में मदद ले रही हूँ, पूरा खाना नहीं बनवा रही। अगर आपको इससे समस्या है तो कल से आप ही मेरी मदद कर दीजिएगा, पायल ने स्पष्ट रूप से कह दिया। मौसी सास गीता जी कांता जी को देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, यहाँ नहीं गलने वाली तुम्हारी दाल। अगले दिन पायल कहती है, माँ जी,
आज शाम 4 बजे मुझे किटी में जाना है। 5:30 से 6 तक आ जाऊंगी। आप लोगों की चाय बनाकर जाऊंगी। आप समय से दोबारा गर्म करके सबको दे दीजिएगा। नाश्ते का डिब्बा भी पास में ही रख जाऊंगी। पायल ने किटी में जाने के लिए पूछा नहीं, बल्कि अपना प्लान बता दिया। इतनी हिम्मत तो बड़ी बहू ने कभी नहीं दिखाई। कांता जी सोचने लगी, पर यह तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी थी। अगले दिन बेटे मनीष ने कहा, आज शाम हम सब बाहर घूमने जाएंगे, बाहर ही खाना खाकर आएंगे। बहू, तुम्हारे पापा जी को बाहर के खाने से संतुष्टि नहीं मिलती। वापस आकर उनके लिए 2 रोटी बना देना, दूध के साथ खा लेंगे। कांता जी बोली। पायल ने सुबह की रोटियों के साथ साथ 2 रोटी एक्स्ट्रा बना दी। शाम 6 बजे सब मंदिर दर्शन और मॉल घूमने गए। मनीष एक नंबर का कंजूस था। मॉल में सबने जूस और कॉर्न चाट खाया। पिता आदेश जी ने पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, पर मनीष ने उन्हें पैसे देने से एक बार रोका तक नहीं। वहीं बड़ा बेटा संदीप हर जगह खुद ही खर्च करता था। रात 10 बजे बाहर ही खाना खाकर सब घर पहुंचे। बहू, अपने पापा जी के लिए फटाफट 2 रोटी सेंक दो और दूध गर्म कर दो, कांता जी बोली। पायल झटपट 1 कप दूध और 2 रोटियां थाली में परोस कर ले आई। रोटी को हाथ से छूकर देखा तो कांता जी बोली, ये तो सुबह की बनी रोटी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि रात को घर आकर 2 रोटी सेंक देना। तुमसे इतना भी नहीं होता। माँ जी, बाहर से आकर 2 रोटी के लिए आटा लगाना, फिर से रसोई समेटना मुझसे नहीं होगा। इससे समय भी बर्बाद होता है और परेशानी भी होती है, और वैसे भी दूध के साथ ठंडी रोटी ही अच्छी लगती है, पायल ने कहा। माँ, आप रसोई के कामों में ज्यादा इंटरफेयर मत करो। समय से सब काम हो तो रहे हैं ना, छोटा बेटा मनीष बोला। सास ससुर को आए 4-5 दिन हो गए थे। पायल को कांता जी की टोक टोक करने की आदत और हुक्म चलाने की आदत पसंद नहीं आ रही थी। वो कांता जी की बात का तुरंत जवाब देती। मौसी जी के वापस जाने का समय आ गया। तब कांता जी ने आदतन मनीष से कहा, मौसी के लिए साड़ियां, उनके परिवार के लिए कुछ उपहार, कपड़े वापसी में मौसी को देने होंगे। इसकी तुम व्यवस्था कर देना। माँ, मौसी को साड़ी दिलवा देंगे। बाकी उनके परिवार के लिए जो कुछ देना है वो आप देख लेना। मेरा इतना बजट नहीं है देने का। और माँ, ज्यादा लेन देन का व्यवहार ना रखो। हमसे जितना हुआ हमने किया, हमसे ज्यादा की उम्मीद मत करना, मनीष ने स्पष्ट रूप से कहा। मौसी जी चली गई, मनीष के द्वारा दी गई 2 साड़ियों के साथ। अब कांता जी के पास छोटे बेटा बहू के घर कुछ करने को था नहीं। छोटी बहू को पति का सपोर्ट था, इसलिए उसे दबा कर रखना कांता जी के बस में नहीं था। हफ्ता भर और रुककर उन्होंने भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और वे लोग वापस बड़े बेटे के पास आ गए। बड़े बेटा बहू भी वापस घर आ चुके थे। इस बार बड़ी बहू सुषमा ने छुट्टियों में घूमने का खूब आनंद उठाया। अपने पति, बहन, बच्चों के साथ खूब फोटो खिंचवाए। अब वो खुशी खुशी व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटने लगी। उसकी ननद निधि ने उसकी सास को फोन करके कहा, माँ, सुषमा भाभी के तो मजे हो गए हैं, उनकी तो काया ही पलट गई है। क्यों, क्या हो गया? कांता जी ने पूछा। अरे मम्मी, भाभी का स्टेटस नहीं देखा क्या? 42 की उम्र में कैसे वेस्टर्न कपड़े पहन फोटो खिंचवाए हैं। लगता है आपने उन्हें काबू में रखना बंद कर दिया है। पहले तो साड़ी के अलावा कुछ नहीं चलता था आपके राज में, अब लगता है भाभी अपनी मर्जी की मालकिन हो गई है, निधि ने कहा। कांता जी ने बड़ी बहू से तो कुछ नहीं कहा, पर शाम को बेटा घर संदीप आया तो उससे इस विषय पर बात की। मैं क्या सुन रही हूँ, बहू ने साड़ी की जगह जीन्स टॉप, 1 पीस, सलवार सूट पहना था। आखिर वो घर की बड़ी बहू है, ये सब शोभा देता है क्या? माँ, 42 की उम्र में वो अपने तरीके से जीने लगी तो वो बुरी हो गई। आपकी सेवा मान सम्मान में तो कोई कमी नहीं रख रही, फिर क्यों हर वक्त बड़ी बहू कहकर आप उसे खुलकर जीने से रोक रही है? हर प्रकार की पाबंदी केवल बड़े बेटा बहू पर, सारे कर्तव्य हमारे, लेकिन अधिकार कुछ नहीं। हमें किसी तरह से भी जीने नहीं दे रही। संदीप इतना बोलकर अपने कमरे में चला गया। छोटे बेटा बहू के घर का हाल तो कांता जी अच्छी तरह से देख आई थी। उनसे तो किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना बेकार था, इसलिए अब समझदार बनने में ही कांता जी ने भलाई समझी। बड़े बेटा बहू पर किसी चीज की जोर जबरदस्ती करने और उनकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देने से अब वो बचने लगी। दोस्तों, बेटे के जीवन में 2 पाटन के बीच साबुत बचा ना कोई।
जैसी स्थिति पैदा ना होने दें। अब बेटे की बारी है, उसके निर्णय में सहयोग करें। बेटा आपका है, याद रखें। अब वो एक पति भी है, पिता भी है, इसलिए सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करें। अगर परिवार में 2 बेटे हैं तो दोनों को उनकी जिम्मेदारी सौंपें। सारा का सारा बोझ एक बेटे के कंधों पर ना डालें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।